नमस्कार। आज हम देखेंगे आरएनए के बारे में और इसमें हम आरएनए की स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और साथ के साथ डीएनए तथा आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले ये स्लाइड देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक जो पहला वर्ड था वो आरएनए का था। क्यों ऐसा लिखा है इन्होंने? देखो, लाइफ के लिए दो इंपॉर्टेंट जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फेथफुली स्टोर करना, जिससे उसमें कोई डैमेज ना हो और अगली पीढ़ी में उसको ट्रांसमिट करना रिप्रोडक्शन के दौरान। एक तो फंक्शन हो गया है ये। लाइफ का दूसरा फंक्शन ये होता है, जो बेसिक फंक्शन है, पहला तो हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसे दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना। दूसरा फंक्शन है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको कैटलाइज करना। जो कैटलाइज कौन करता है? एंजाइम। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो कार्य होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, वो मेजरली डीएनए कर रहा है। लेकिन डीएनए स्टोरेज का तो काम कर रहा है। क्या एंजाइम का काम प्रोटीन करती है, जो कैटालाइज का काम करती है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। एंजाइम कहाँ से आता है? एंजाइम मेनली एंजाइम जो है वो प्रोटीनियस एंजाइम है। प्रोटीन को ही एंजाइम बोलेंगे। बहुत से ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। कुछ एंजाइम है जो नॉन प्रोटीन भी होते हैं, वो अभी देखेंगे हम कौन से हैं। तो ये काम करता है आपका प्रोटीन। तो दो काम हो गए लाइफ के लिए कि एक हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और दूसरा काम हो गया आपका कैटेलाइज का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कैटेलाइज का काम करना। जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो ये दो काम होता है। जैसे पहला ये हो गया आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का और दूसरा हो गया आपका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम देखते हैं कि मेजरली जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम डीएनए कर रहा है और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है वो प्रोटीन कर रही है। प्रोटीन यानी कि एंजाइम, वह एंजाइम ये हम पढ़ते हैं। अब प्रोटीन कहाँ से आई है? वो डीएनए से आती है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, ये हम जानते हैं। अब आप जो डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए से डीएनए जो बनेगा रेप्लिकेशन, इसके लिए जरूरत होती है बहुत सारी प्रोटीन की। जो हमने अभी डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ा है, उसमें भी हमने देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया, लाइगेज, बहुत सारी एंजाइम है जो प्रोटीन है वो जरूरत होती है। तो बात ये आ गई कि डीएनए के डुप्लीकेशन यानी कि उसके रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए, डीएनए से आरएनए बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, और डीएनए से फिर आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो बात यह है कहने की कि प्रोटीन पहले आया कि डीएनए पहले आया? डीएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब पहले कौन सी चीज आई है? तो यहां पर यही चीज समझाई गई है। अब इस सवाल को ढूंढने के लिए कि पहले डीएनए आया या प्रोटीन आया, डीएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से डीएनए बनता है, तो कैसे होता है, इसके बारे में सन 1981 में थोड़ा सा जो बताया गया, थॉमस सेक ने तथा इसके जो कलीग्स है उन्होंने डिस्कवर किया आरएनए को। एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है आरएनए, एक प्रोटीन की तरह काम करता है। ये खोजा गया 1981 में। और उन्होंने पाया, एक प्रोटोजोआ में पाया था। उन्होंने प्रोटोजोआ का नाम था टेट्राहाइमेना थर्मोफिला। इस प्रोटोजोआ में देखा कि एक आरएनए है जो अपने ही 400 न्यूक्लियोटाइड को, जो उसमें से जो उसका मेन आरएनए है उसमें से अलग कर देता है, रिमूव कर देता है। अब ये काम तो प्रोटीन का होता है, तो इन्होंने आरएनए को खुद यही काम करते हुए देखा है। फिर आगे चल के एक राइबोजाइम की खोज हुई। राइबोजाइम जो होता है वो
वो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की तरह काम कर, आरएनए जब एंजाइम की तरह काम करता है तब उसको हम राइबोजाइम कहते हैं। तो इसकी खोज की गई कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये एंजाइम की तरह काम करता है आरएनए, और ये पाया गया कि ये जो राइबोजाइम है, आगे चल के पाया गया कि ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल्स होता है, राइबोजाइम एक आरएनए है जो प्रोटीन की तरह काम करता है। तो ये पाया गया कि जो आरएनए है ये जो राइबोजाइम की तरह काम कर रहा है, ये अपनी खुद की सीक्वेंस को काट लेता है। इसके अलावा ये कुछ आरएनए के अगर टुकड़े होंगे तो उनको आपस में जोड़ भी देता है, जो प्रोटीन का काम होता है। इसके अलावा दूसरे जो आरएनए हैं उनको रेप्लिकेट करने का, रेप्लिकेशन में काम करता है। इवन ये क्या करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, प्रोटीन जब बनती है अमीनो एसिड को बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड उनको भी बनाने का काम करता है। तो ये जितने कार्य हैं ये तो एक्चुअल में प्रोटीन के कार्य है। तो इस तरह का एक आरएनए पाया गया जो ये प्रोटीन के कार्य कर रहा है, तो इस तरह के आरएनए को टर्म दिया गया राइबोजाइम। अब ये जो काम प्रोटीन का है वो आरएनए कर रहा है, और आरएनए शुरुआत में आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर का भी काम कर रहा था। तो लगभग ये पाया गया कि जो राइबोजाइम है वो कब पैदा हुए, लगभग 3.5 से 4 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जब इवोल्यूशन हुआ तब इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और सबसे पहले जो माना गया कि आरएनए ही इस पृथ्वी पे था, डीएनए नहीं था। आरएनए का मॉलिक्यूल दोनों काम करता था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का भी और कैटालाइज का काम भी करता था, यानी कि प्रोटीन की तरह काम करता था। दोनों काम आरएनए करता था। फिर ये जो आरएनए कैटालाइज की तरह काम करता था, इसने धीरे धीरे क्या किया कि कुछ प्रोटीनियस एंजाइम, जो प्रोटीन के एंजाइम हो गए, उनकी इसने उत्पत्ति की, उनका निर्माण किया। प्रोटीन बेस्ड एंजाइम बोलेंगे हम उनके, जो प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं, प्रोटीन बेस्ड एंजाइम। जो एक राइबोजाइम था उसने, उसके अंदर सब एबिलिटी थी, उसने अपने अंदर एबिलिटी डेवलप कर ली प्रोटीन बेस एंजाइम बनाने की। जब प्रोटीन बेस एंजाइम बन गए तो ये जो काम कर रहे थे प्रोटीन बेस एंजाइम, ये आरएनए बेस एंजाइम यानी कि राइबोजाइम से बेहतर काम कर रहे। तो धीरे धीरे आरएनए ने राइबोजाइम का काम कम कर दिया, प्रोटीन बेस एंजाइम धीरे धीरे ज्यादा इवोल्व हो गए। जब ये इवोल्व हो गए तो धीरे धीरे डीएनए की उत्पत्ति हो गई। और डीएनए की उत्पत्ति तो हम जानते ही है कैसे हुई है, दोनों की शुगर में एक ही डिफरेंस होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना कार्बन नंबर 2 पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है आरएनए में और हाइड्रोजन ग्रुप होता है डीएनए में। तो इस फिर बाद में डीएनए की उत्पत्ति हो गई और धीरे धीरे डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज का काम ले लिया, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है डीएनए के थ्रू होने लगा। और जो कैटालाइज का काम करता है, जो एंजाइम का काम करता है, वो प्रोटीन ने करने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर हम देखें तो आरएनए बहुत सारे काम करता है। वो ट्रांसक्रिप्शन का भी काम करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है और रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। आरएनए प्रोसेसिंग में ये हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में काम करता है। तो बहुत सारे काम आज के टाइम भी आरएनए कर रहा है, जो देखा जाए तो डीएनए और प्रोटीन के मुकाबले इसके काम में ज्यादा वेरिएशन है। तो आज भी हम यही कहेंगे कि जो आरएनए है आज भी उसी का ही वर्ल्ड है। स्टिल टुडे इज वेरी मच इन आरएनए वर्ल्ड। पहले तो था ही आरएनए वर्ल्ड, पहले तो जो शुरुआत हुई है, तो इसमें जो 2 स्लाइड है जिनको आप पढ़ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि पहले आरएनए की उत्पत्ति हुई थी। आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज का और कैटालाइज का दोनों काम कर रहा था। धीरे धीरे आरएनए ने ऐसी प्रोटीन बना दी, जो ऐसे एंजाइम बना दिए जो प्रोटीन बेस्ड एंजाइम थे। प्रोटीन एंजाइम जो है प्रोटीन बेस्ड थे। ये जब अपने काम में पारंगत हो गए, ये कैटालाइज का काम करने लगे, तो आरएनए ने इस काम को कम कर दिया। धीरे धीरे फिर डीएनए की उत्पत्ति हुई और डीएनए स्टोरेज का काम करने लगा। तो डीएनए कहाँ से आया? आरएनए से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहले खोज, जो पहले निर्माण हुआ, खोज नहीं, पहले जो निर्माण हुआ है पृथ्वी पर, वो आरएनए का हुआ है। डीएनए बहुत बाद में आया है। और डीएनए क्यों फिर, क्योंकि डीएनए क्यों फिर इतना मेजर रोल प्ले करने लगा? डीएनए जो हो गया स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, ये अपने
शुगर की वजह से। इसके शुगर में जो कार्बन नंबर 2 है उस पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है डीएनए के, जिससे ये ज्यादा स्टेबल है। और आरएनए के कार्बन नंबर 2 पर उसकी शुगर का जो कार्बन नंबर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, उसकी वजह से ये स्टेबल कम है। तो इस तरह से पृथ्वी पे डीएनए का निर्माण हुआ, बाद में हुआ आरएनए के। चलिए हम देखते हैं कि आरएनए होता क्या है। आरएनए एक्चुअल में क्या होता है, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसको कहेंगे। ये वाइटल मॉलिक्यूल है, सभी जीवों में पाया जाता है, और ये इट प्ले क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का और प्रोटीन सिंथेसिस का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बहुत से वायरस में तो ये जेनेटिक मटेरियल भी है, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का भी काम करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। डीएनए की तरह जो आरएनए है वो पॉलीमर है, बहुलक है, किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड का। इसकी न्यूक्लियोटाइड को राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, एक पॉलीमर है, एक लंबी श्रृंखला है जो न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। अब इसकी जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें भी डीएनए की तरह तीन चीजें होती है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। जो तीनों के तीनों ये आपस में जुड़े रहते हैं, फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड। हर एक न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये न्यूक्लियोटाइड है कि फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड से जुड़ी रहेगी ये। अब आइए आरएनए की संरचना है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो 3 प्राइम है ये इसका ओपन होता है ना। इस और इधर से जो 5 प्राइम है इस पर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम इसको पढ़ेंगे। ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये फास्फेट ग्रुप, ये शुगर है, शुगर से फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो इसका शुगर है डीएनए का, आरएनए का, तो हम इसमें देखेंगे जो इसका कार्बन नंबर 2 है ये अंतर होता है डीएनए के मुकाबले। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी लिखा है आरएनए है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 2 एटम ऑफ इट्स शुगर कंपोनेंट। अपने शुगर के कंपोनेंट के कार्बन नंबर 2 पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीएनए में यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। और ये इधर साइड में इसमें बॉन्ड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो शुगर से इनको नाइट्रोजन बेस को जोड़ता है। यहाँ यूरेसिल जुड़ा है, और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, डीएनए में यहाँ पर थाइमीन होता है, ये आरएनए में होता है। यहाँ ग्वानिन जुड़ा है, यहाँ एडेनिन जुड़ा है, और यहाँ साइटेसिन जुड़ा है। अब ये देखना, मैं आपको बता था ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस को हम दो वर्ग में बांटते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन जो होता है वो सिंगल रिंग होता है, इसमें कौन कौन सा है, साइटोसिन और यूरेसिल। ये सिंगल रिंग साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन जो है ये रहे दो, ग्वानिन और एडेनिन। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है। तो ये इस तरह से आरएनए का निर्माण होता है। ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर आकर, ये इसको फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब ये डिफरेंस है कुछ स्ट्रक्चर में डीएनए के और आरएनए की। ये डीएनए आरएनए की डिफरेंस है कुछ स्ट्रक्चर में। एक तो शुगर का डिफरेंस होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर है। ये डायग्राम देखिए, अंतर यहाँ कार्बन नंबर 5 कार्बन शुगर होती है पेंटोज शुगर, कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इसका जो कार्बन नंबर 2 है इसमें डीएनए में यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल एटम होगा वो कम होगा। यहाँ पर जो होगा आपका शुगर में, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH होता है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है डीएनए में, इसी की वजह से डीएनए स्टेबल होता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों की शुगर में। अब इसमें एक अंतर होता है थाइमिन या यूरेसिल। जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। और हमेशा याद रखना है कि जो यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन ये तीनों पिरिमिडीन में आते हैं। ग्वानिन और एडेनिन ये पाइरिमिडीन में आते हैं,
और ये जो पिरिमिडीन है, थाइमिन, यूरेसिन और एक साइटोसिन होता है, वो सिंगल रिंग होते हैं। स्ट्रैंड का अंतर होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड रहा, दो स्ट्रैंड। आरएनए में मेनली सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में मेनली डबल स्ट्रैंड होता है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो डीएनए लॉन्ग स्टेबल है, ज्यादा समय तक स्टेबल रह सकते हैं, आरएनए शॉर्ट स्टेबल है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मेनली जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें ज्यादातर में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन कुछ प्लांट वायरस ऐसे भी होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट वायरस, बट कुछ प्लांट वायरस ऐसे भी है, जैसे इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस जो है उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। मेनली प्लांट के जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पर्पज से। नॉन जेनेटिक आरएनए, ये तो मेनली सो मेनी टाइप्स के हैं, आगे देखेंगे हम इसके बारे में। अब यहां देख लो, जो डीएनए होता है वो जनरली कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए कैसा होता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी आपको मिलेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मेनली डबल होता है, किसमें मिलेगा, बैक्टीरियोफेज है, ये दो एग्जांपल है, बैक्टीरियोफेज में मिल जाता है, ये दो दो बैक्टीरियोफेज में मिल जाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, मेनली सिंगल स्ट्रैंड होता है लेकिन डबल स्ट्रैंड भी होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे प्लांट प्लांट वुंड वायरस है, ट्यूमर वायरस है, रियो वायरस है, इसके अलावा भी कई वायरस ऐसे हैं, लेकिन इनको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, प्लांट वुंड वायरस, ट्यूमर वायरस और रियो वायरस। और डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है अभी हमने देखा है वायरस में पाया जाता है, कौन सा था, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। ये लिस्ट ऑफ आरएनए, आरएनए की एक लिस्ट दी गई है यहाँ पर, कितने टाइप के आरएनए होते हैं। प्री एमआरएनए, जब डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसके बीच में सबसे पहले जो बनता है प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए में फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद एमआरएनए बनता है। डीएनए से डायरेक्ट सबसे पहले प्री एमआरएनए बनेगा। तो सभी, और ये यूकैरियोटिक में होता है, ऐसे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सबसे पहले डीएनए से प्री एमआरएनए बनता है, फिर उस प्री एमआरएनए का सिंथेसिस हो, वो प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए बनता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में तो डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए बनेगा। तो ये यूकैरियोटिक आरएनए जो है मोलिक्यूल्स है, ये मॉडिफाइड किया जाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन टू बिकम एमआरएनए। सबसे पहला डीएनए से प्री एमआरएनए बना, और फिर इसका मॉडिफिकेशन होकर प्रोसेसिंग होकर, प्रोसेसिंग हम अगली क्लास में देखेंगे आरएनए की, तीन स्टेप आते हैं इसमें, एक स्प्लाइसिंग आएगा, एक कैपिंग आएगा, एक टैलिंग आएगा, तीन स्टेप होते हैं, तब एमआरएनए बनता है। जब ये एमआरएनए बनता है ये फिर न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। मैसेंजर एमआरएनए, ये मैसेंजर एमआरएनए यही बना है यहाँ पर, यूकैरियोटिक में इस तरह बनता है, और प्रोकैरियोटिक में तो डायरेक्ट डीएनए से बनता है। ये क्या काम करता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उनको अमीनो एसिड की सीक्वेंस के लिए, ये प्रोटीन निर्माण के लिए जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी उसके लिए ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और ये जब केंद्रक से साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये बाहर आकर ये इसकी एक श्रृंखला रहेगी न्यूक्लियोटाइड की, और तीन इसके न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो कोडोन का बोलेंगे, कोडोन ये डिसाइड करते हैं तीन न्यूक्लियोटाइड इसके एमआरएनए की कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण के समय जुड़ेगा। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होगी ये एमआरएनए ही डिसाइड करता है, इसकी सीक्वेंस से ही डिसाइड होता है।
राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल का जो आरएनए होता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ये क्या काम करता है, ये आपके राइबोसोम की स्ट्रक्चर को, उसका एक कंपोनेंट है राइबोसोम की, और ये फंक्शन के लिए भी उसके इंपॉर्टेंट होता है। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कोशिका के अंदर, लगभग 80% यही पाया जाएगा राइबोसोमल आरएनए, 80% लगभग, मैक्सिमम 80% ऑफ सेल। ट्रांसफर आरएनए का क्या होता है, ट्रांसफर मोलिक्यूल्स होते हैं, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लेकर आते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, पॉलीपेप जैसे हमारा आरएनए है, एमआरएनए, इस पर राइबोसोम रहता है, इसके पास इसकी न्यूक्लियोटाइड को पढ़कर, कोडोन को पढ़कर कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा यहाँ पर, जब प्रोटीन बनता है, इस पूरी प्रोटीन की एक श्रृंखला को, ये एक श्रृंखला है जो प्रोटीन की, जो इसकी श्रृंखला है एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड की जो एक श्रृंखला है, ये सब बनती है यहाँ पर, इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। एमिनो एसिड की एक श्रृंखला रहेगी और ये प्रोटीन कहलाएगी। सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन भी हो सकती है, डबल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन भी हो सकती है, यानी कि एक श्रृंखला मिलकर प्रोटीन बना सकती है, दो श्रृंखला मिलकर प्रोटीन बना सकती है, लेकिन ये प्रोटीन, ये जो श्रृंखला है, ये अमीनो एसिड की है। तो ये ट्रांसफर आरएनए जो काम करता है, इस श्रृंखला के निर्माण के लिए एमिनो एसिड को यहाँ पर राइबोसोम्स के पास लेकर आता है, और किस आधार पर लेकर आता है, एमआरएनए की सीक्वेंस के आधार पर। और ये सबसे कम होता है कोशिकाओं के अंदर, लगभग 5 से 10% पाया जाता है। इस आरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं। एसआरए का मतलब होता है सोल्यूबल आरएनए। तो मेजर जो आरएनए होता है वो 3 होता है मेजर, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए सबसे अधिक पाया जाता है कोशिका में, और टीआरएनए सबसे कम होता है। टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आरएनए होते हैं, जिससे 5th नंबर पर यहाँ पर दिया है आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ये क्या काम करता है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए? जो आरआरएनए बनता है हमारा राइबोसोम्स के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। राइबोसोम्स के निर्माण के लिए जो आरआरएनए बनेगा, जो आरआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन और आरएनए दो चीजों से मिलकर बनता है। आपने देखा भी होगा, जो राइबोसोम्स होता है उसकी दो टाइप का होता है, एक 70S होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। 70S जो होता है आपका प्रोकैरियोट में होता है, और 80S आरएनए 80S जो होता है वो यूकैरियोट में होता है, राइबोसोम्स। ये जो 80S आरएनए है, 80S राइबोसोम्स है, ये दो यूनिट में होता है, 60S और 40S। ये जो 60S है, ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऐसे ही ये 40S आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये जो आरआरएनए है, जो राइबोसोम्स के बनाने में इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो आरएनए जिम्मेदार है, उस आरएनए को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, एसएनओ आरएनए। तो इसमें लिखा है स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन द न्यूक्लियई, केंद्रक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, फंक्शन इन द प्रोसेसिंग और आरआरएनए, आरआरएनए की प्रोसेसिंग करता है, और ये राइबोसोम्स के निर्माण में काम आता है। एक होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये एक्चुअल में आरएनए तो नहीं है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन काम क्या करती है, ये जो 6 नंबर पे लिखा है यहाँ पर, ये आरएनए नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रोटीन है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, SNRNP। ये लिख दिया है यहाँ पर, ये प्रोटीन है। ये एक स्ट्रक्चर होती है जो केंद्रक में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, और ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। पीछे हमने जो पढ़ा वो न्यूक्लियोलर है, केंद्रिका। ये जो हमें पढ़ा है ये स्मॉल न्यूक्लियोलर है, ये है स्मॉल न्यूक्लियर, अंतर है दोनों में। ये स्मॉल न्यूक्लियर है,
ये स्मॉल न्यूक्लियर है SNRRNA, और प्रोटीन से मिलकर ये SNRNP बनती है। इसको एक टर्म और देते हैं इस प्रोटीन को, स्प्लाइसियोसोम। ये काम क्या करते हैं स्प्लाइसियोसोम? SNRNP फंक्शन इन प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA। जो डीएनए से यूकैरियोटिक्स में प्री mRNA बनता है उसकी प्रोसेसिंग में ये काम आती है SNRNP, जिसको हम स्प्लाइसियोसोम भी कहते हैं। और ये स्प्लाइसियोसोम SNRNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो प्री mRNA होता है इसमें कुछ ऐसा भाग होता है जिसकी प्रोटीन निर्माण में जरूरत नहीं होती है। तो प्री mRNA में से जो वो भाग होता है जिसकी प्रोटीन निर्माण में जरूरत नहीं है उसको इंट्रोन बोलते हैं। उस इंट्रोन को ये रिमूव करता है, और जो प्रोटीन निर्माण में काम आएगा उसको एक्सोन बोलते हैं, केवल एक्सोन को रखता है। यही प्रोसेसिंग होती है। एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है यही जो इसमें SNRNP को बनाने का काम करता है। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए फाउंड इन द न्यूक्लियर यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और ये फंक्शन करता है प्रोसेसिंग में। कब फंक्शन करता है? प्रोटीन के साथ जुड़कर SNRNP बनाता है स्प्लाइसियोसोम। एक होता है क्रिस्पर आरएनए। क्रिस्पर आरएनए ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? जब प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई ऐसी बाहर का कोई आरएनए अगर ये डीएनए कोई अंदर प्रवेश कर जाए उसको डैमेज करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। क्रिस्पर आरएनए प्रोकैरियोट्स में पाया गया, और ये क्या काम करता है? जब उस प्रोकैरियोट्स में कोई बाहर से डीएनए आरएनए अंदर प्रवेश कर जाए, फॉरेन डीएनए प्रवेश कर जाए, उसके डिस्ट्रक्शन करता है। 9th नंबर पर है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रोसेस होता है उसमें यही आरएनए होता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस में ये यही होता है। और ये क्या काम, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्नोलॉजी? आरएनए इंटरफेरेंस बड़ी फेमस है, अब धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है। ये कोशिका के अंदर जाकर किसी भी डीएनए के टुकड़े या किसी भी जीन को निष्क्रिय कर सकता है, उसके प्रभाव को रोक सकता है, उसके उससे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को रोक सकता है। यानी कि ये अब थेरेपी के रूप में चल रहा है, मेडिकल का एक उपचार हो गया है आरएनए इंटरफेरेंस। मान लीजिए कैंसर हो रहा है, किसी कैंसर कब होगा? जब उसके में कोई जीन में प्रॉब्लम हो गई है। उस जीन के प्रभाव को रोकने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। उस जीन के प्रभाव को ये रोक देगा। और इस आरएनए इंटरफेरेंस के लिए जरूरत होती है सिंगल इंटरफेयरिंग आरएनए की। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये। इसका निर्माण ये लगभग 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, बहुत छोटा ही होता है। ये बनता कैसे है? सिंगल स्टैंडर्ड तो हमने लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड जो होता है, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें कुछ बदलाव होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, और उसके उससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण होता है। उसका एक स्ट्रैंड काम आएगा डबल स्ट्रैंड का। डबल स्ट्रैंड है तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी। ये तो काफी लंबा रहता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये काट छाट कर ये 20 से 25, 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बचता है, जिसको स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं। और ये प्रोटीन के साथ मिलकर दूसरे एमआरएनए पर जाकर बैठ जाता है और उस आरएनए को ब्रेक कर देता है। तो और ये दैट बाइंड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, कोई दूसरा एमआरएनए जिससे ये मैच कर सकता है उसके साथ ये बाइंड करेगा और उसको ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड ब्रिंग अबाउट द क्लीवेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए। जो दूसरा एमआरएनए होगा जिस पर इसका अटैक होगा उसको ये डिग्रेड कर देगा। ये डिग्रेड का काम करता है। सब siRNA बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री, ये डीएनए की सीक्वेंस से भी बाइंड कर सकता है, केवल एमआरएनए से नहीं, लेकिन मेजरली ये जो siRNA टेक्निक है, ये siRNA है, ये मेनली एमआरएनए को ब्रेक करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। कभी कभी ये डीएनए को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है
मेनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कभी कभी डबल स्टैंडर्ड होता है। उसमें से प्रोसेसिंग होगी तो एक छोटा सा प्रोसेसिंग के बाद 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, जिसको स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलेंगे। ये प्रोटीन के साथ मिलकर अपने टारगेट एमआरएनए पर जाएगा और उसको ब्रेक कर देगा। इस तरह काम करता है। एक होता है माइक्रो आरएनए, ये भी इसी तरह काम करता है, ये भी इंटरफेरेंस का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, किसी भी एमआरएनए पर जाकर ये उससे बाइंड कर जाएगा। ये जो है किसी भी एमआरएनए से जाकर उससे बाइंड कर जाएगा और ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। ये इस एमआरएनए को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना। siRNA जो था ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। mRNA का यही अंतर है दोनों में। ये भी स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल से ही 21 से 22 बेस पेयर लेंथ का लगभग इतना ही है, 20 से 25 के दोनों। और ये भी प्रोड्यूस जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोड्यूस होता है। और उसकी जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में जो स्मॉल हेयरपिन होती है आरएनए में, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आरएनए है हमारा इस तरह, ये आपस में ही यदि पेयरिंग कर ले, ये आरएनए हमारा पेयरिंग कर करिए, अगर ये हिस्सा मुड़कर इधर आ जाए और ये पेयरिंग कर ले इस तरह से, ये हिस्सा जो है मुड़कर डी आरएनए का, ये इधर आपस में ही आकर पेयरिंग कर ले। ये इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम था एक सिंगल स्टैंडर्ड, ये आपस में ही पेयरिंग कर ले। यहाँ पर ये 5 प्राइम हो गया इसका, और ये इधर नीचे ये सॉरी ये 5 प्राइम है इसका, और ये इसका 3 प्राइम है। ये हिस्सा मुड़कर इधर आ गया, ये जो हिस्सा बच गया ये आपस में जोड़े नहीं बनाते, इसलिए हेयर पिन बन जाती है। इस हिस्से को अगर ब्रेक करके अलग कर दिया जाए तो यही ये हिस्सा जो हेयर पिन वाला, इसी को ही आप ये माइक्रो आरएनए बोलेंगे। इसलिए यही लिखा है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से अराइज होता है, और वो भी उसके फ्रॉम स्मॉल हेयर पिन से, जो आरएनए में मौजूद होता है बहुत से आरएनए में। और ये सिंगल स्टैंडर्ड, जब ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर दो इसको, और ये जो हेयर पिन होगी ये ओपनली ऐसे 21 से 22 न्यूक्लियोटाइड की यदि होगी, और ये क्या करती है फिर जाकर ये प्रोटीन के साथ जाकर मिलेगी, प्रोटीन के साथ मिलकर ये जो टारगेट एमआरएनए होगा उससे बाइंड कर जाएगी, और जब उससे बाइंड कर जाएगी तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगी, यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगी। ये इस एमआरएनए को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, siRNA डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ये अंतर है। एक होता है पीवी इंटरफेयरिंग आरएनए। पीवी इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, ये पीवी नाम जो दिया गया है इसका, ये एक प्रोटीन के आधार पर नाम दिया गया है इसका। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स है बिलोंगिंग संबंध किससे रखते हैं, इनका नाम दिया गया है पीवी प्रोटीन के आधार पर। और ये काम क्या करते हैं, ये माइक्रो आरएनए की तरह के समान होते हैं, और ये आपके जो हमारी माइक्रो आरएनए की तरह काम करता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग जो आरएनए होते हैं उनके दोनों के समान ये काम करते हैं। माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो अभी हमने पढ़े हैं, जो आरएनए इंटरफेरेंस में काम करते हैं, उनकी तरह ये काम करते हैं। और ये पाए जाते हैं हमारे जो पीवी आरएनए होता है, ये जो सेल होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू ए क्लास, एक ऐसी क्लास से संबंध रखते हैं जो इनका नाम दिया गया पीवी प्रोटीन के बाद। और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं विच दीज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट सिमिलर टू, जो माइक्रो आरएनए स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है उसकी तरह काम करते हैं, यार जो हमारे रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है। तो इनका जो नाम दिया गया है पीवी आरएनए, ये पीवी जो एक प्रोटीन है उसके आधार पर इनका नाम दिया गया। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में, जो सेक्स सेल होती है उनके अंदर जो गैमिट बनते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जैसे माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, यानी कि दूसरे जो आरएनए है आरएनए उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको फंक्शन नहीं करने देंगे, उनमें ट्रांसलेशन नहीं होने देगी। लेकिन ये किसको टारगेट करते हैं,
ये टारगेट करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उनको प्रोटीन नहीं बनाने देते। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो खोज की गई थी 1948 में की गई थी, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को याद रखना, बारबरा मैकलिंटोक। बारबरा मैकलिंटोक ने 1948 में मक्का के अंदर, जियामेज के अंदर इसकी खोज की थी। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है कि डीएनए का वह पार्ट जो मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मूवेबल डीएनए, बस मूवेबल डीएनए पार्ट, ये जेनेटिक मटेरियल जो मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ये ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिक। डिटेल में फिर कभी देखेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का वह पार्ट, वह जीन जो मूवेबल होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं इनको। इनकी खोज बारबरा मैकलिंटोक ने की थी। तो इनके एक्सप्रेशन को रोकने का काम पीवीआरएनए करता है, जिसको पीआईआरएनए कहते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। लास्ट 12th है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। ये तो एक क्लास है, काफी लंबे आरएनए होते हैं, ये यूकैरियोटिक्स में फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। और इनका काम जो है डू नॉट कोड, ये किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट ये कई फंक्शन करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट होता है जो रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, उसमें इनका योगदान रहता है। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग जो आरएनए हैं ये एक्चुअल में यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, काफी लंबे साइज के आरएनए होते हैं। इनका प्रोटीन निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन कई इनके अलग फंक्शन होते हैं, जिसमें मेजर फंक्शन इनका है जीन एक्सप्रेशन का, जो रेगुलेशन है उसमें, कि जीन को एक्सप्रेस कब होना है। हर जीन हर वक्त तो एक्सप्रेस नहीं होता है बॉडी में, ये याद रखना। हर जीन हमारी कोशिकाओं के अंदर सभी के सभी जीन मौजूद रहते हैं बचपन से लेकर लास्ट तक, लेकिन हर जीन का एक समय होता है एक्सप्रेस करने का, कौन सी एज में कौन सा करेगा। मान लीजिए अगर दाढ़ी आती है पुरुष का, तो उसके जीन तो जाकर 15-20 साल की उम्र के बाद एक्सप्रेस करेंगे, उससे पहले नहीं एक्सप्रेस करेंगे। जीन तो पहले भी था, जीन तो दाढ़ी का जो जीन है वो जीन तो बचपन से है, लेकिन दाढ़ी जो पुरुष में आएगी वो 15-20 साल के बाद आएगी। तो उसको कब अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उसमें इन आरएनए का योगदान होता है। तो हमने इस तरह से आज 12 आरएनए देखे हैं। 12 आरएनए में से एक तो प्रोटीन था एसएन, ये जो हमारा 9th, ये 6th नंबर पर जो लिखा है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, 6th नंबर पर जो सबसे ऊपर लिखा है, ये तो एक प्रोटीन हो गया जिसको स्प्लाइसोसोम कहते हैं, जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए से मिलकर बनाता है। तो इस तरह से हमने टोटल 12 देखे हैं, जिसमें से एक प्रोटीन होगा, तो टोटल 11 आरएनए को हमने देखा है इनको। इसमें से जो 3 है वो मेजर है आरएनए, टीआरएनए और आरएनए। इसके अलावा जो आरएनए है इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने देखा कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, इनके कितने रोल होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि पहले तो आरएनए का वर्ल्ड बोला ही जाता था, आज भी आरएनए वर्ल्ड ही एक्चुअल में एक वैरायटी है आरएनए की, इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आगे ये जो आरएनए अभी तक आपने पढ़े हैं ये टेबल फॉर्म में दिए गए हैं। आरएनए की क्लास है यहाँ पर सबसे ऊपर, आरएनए का कौन सी कोशिका में इनका सेल, आरएनए की जो ये क्लास है, सेल टाइप है, किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लोकेशन है इनकी फंक्शन की, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी लोकेशन क्या है और इनका मेनली फंक्शन क्या है। तो जितने भी आरएनए हमने देखे हैं इन सभी को आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल फॉर्म में। फंक्शन की लोकेशन क्या है यूकैरियोट्स में, जैसे टीआरएनए है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। मेनली यूकैरियोटिक में जो ये रहते हैं साइटोप्लाज्म में रहते हैं फंक्शन के लिए। वैसे तो निर्माण तो इनका न्यूक्लियस में होगा, लेकिन फंक्शन कहाँ करते हैं आकर ये साइटोप्लाज्म में। और इनका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा राइबोसोम है उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना और उसके कार्य के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह से एमआरएनए का दिया है,
तो सभी के सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हमने अभी देख लिया है, ये टेबल में इजीली आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो एमआरएनए है। माइक्रो एमआरएनए का यूकैरियोटिक में पाया जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह करेगा ये, और ये क्या करता है, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन होगा उस पर आकर ये माइक्रो आरएनए होगा, वो इस पर बाइंड कर जाता है प्रोटीन के साथ मिलकर, और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देता। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए दोनों लगभग समान है, लेकिन ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, ये डिग्रेड करता है। ये कैसे करता है, किसी भी एमआरएनए को प्रोटीन कैसे नहीं बनने देता है, ये डिग्रेड करता है उस आरएनए को, तब ये उसके फंक्शन को रोकता है। तो इस तरह से ये 11 के 11 जो आरएनए हैं यहाँ पर इसमें टेबल में दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।